हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? गुड। देखो, आज हम पढ़ेंगे रघुवीर साय। ठीक है, अपने चैप्टर का नाम है राइटर का ही नाम देख लेते पहले तो। ठीक है, क्या है? रघुवीर साय। और इनकी कविता का नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। ठीक है, कैमरे में बंद अपाहिज। ध्यान देना, रघुवीर साय आधुनिक काल की कवि हैं। किस काल के कवि हैं? आधुनिक। आधुनिक काल के कवि हैं। दूसरा, प्रयोगवाद के कवि हैं। तीसरा, इनका नाम तार सप्तक में आता है। जब हम व्याख्या करते हैं ना, तो ये मेन पॉइंट यहाँ से निकलते हैं। किस काल के कवि हैं ये? ठीक है, इनमें से अगर कोई भी आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। दूसरा, तार सप्तक में दूसरे सप्तक के कवि हैं। याद रखना, तार सप्तक 4 कालखंड में है। पहला आता है तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तृतीय तार सप्तक और होता है चौथा तार सप्तक। ये अलग अलग भागों में बटा हुआ है, लेकिन हमें लेना है सिर्फ दूसरा। क्यों, कहाँ पर है ये? दूसरे तार। इसकी डेट है 1951। देखिए, इनका डेट ऑफ बर्थ है सन 1929, लखनऊ उत्तर प्रदेश, जो आपको याद करना ही करना है। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है। इनकी प्रमुख रचनाएं, रचनाओं से क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। ठीक है, अज्ञे द्वारा संपादित। देखो, ये अज्ञे का नाम हाईलाइट क्यों किया गया है, बताते हैं। अज्ञे ने ही तार सप्तक का को संपादित किया था। इनके 4 कालखंड भी अज्ञे ने ही करे हैं। ठीक है, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के फेमस कवि ये माने जाते हैं, लेखक माने जाते हैं। कवि हम कह सकते हैं किसको माने जाते हैं? अज्ञे को। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा संपादित जो दूसरा तार सप्तक है, ये इसके अंतर्गत है रघुवीर सहाय। अगर क्वेश्चन किया जाए रघुवीर सहाय किस तार सप्तक के कवि हैं, रघुवीर सहाय किस तार सप्तक के कवि हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। कभी कभी इनकी डेट ऑफ बर्थ भी, मतलब सॉरी, डेट क्या, इनका सन ये वाला पूछ लिया जाता है कि वो तार सप्तक का सन कौन सा था। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए 1991, 51। ठीक है, इनकी प्रारंभिक जो कविता है महत्वपूर्ण काव्य संकलन सीढ़ियों पर, बहुत फेमस है इनकी। सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो। देखो, याद करने का भी ट्रिक है। सीढ़ियों पे बैठे हुए आत्महत्या हो गई और हंसो, बहुत जल्दी याद हो जाएगी। सीढ़ियों पे धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो। 3 इनके काव्य संग्रह के नाम दे रखे हैं। इनकी पत्रकारिता देखिए, ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से सम्मिलित रहे, और फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका, याद रखना कौन सी पत्रिका है? कौन सी पत्रिका है? कल्पना। याद रख लेना इसको। पूछ लिया जाए रघुवीर साय द्वारा रचित किस पत्रिका का संपादन कार्य किया, और इसके बाद दैनिक नव भारत टाइम्स तथा दिनमार से सम्मिलित रहे। दिनमार आगे भी जुड़े हुए हैं और रघुवीर साय भी जुड़े हुए हैं। इन दोनों कविताओं, मतलब पत्रिकाओं का नाम आपको होना ही चाहिए याद। छोटे क्वेश्चन या 1 लाइन के क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं, उनके द्वारा लिखित पत्रिकाएं या उनके काव्य संग्रह। तो कंटेस्ट कर लेना इस चीज को। आगे देखिए, यहाँ से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। आया आपको समझ में? आगे देखिए, जब हम कवि परिचय लिखते हैं तो ये सम्मान वाले पुरस्कार जो भी मिले हैं उनको लिखा जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला हुआ है। ठीक है, सन 1990 दिल्ली में। कुछ होगा अगर मैं बोलूंगा, ना टूटे ना टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। ये रघुवीर साय की पंक्ति है। तिलिस्म का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा,
रहस्य, हमारे अंदर का रहस्य। प्रत्येक मनुष्य के अंदर दो पहलू होते हैं, कुछ दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। जो नहीं दिखता है उसको आता है रहस्य, यानी हम कुछ चीज़ें नहीं बता पाते, अंदरूनी बातें हम नहीं बता पाते। हमारे फेस पे जो चीज़ें हैं वो हम सब देख पाते हैं, लेकिन हमारे अंदर की भावनाएं कुछ इस कदर होती हैं, आधी हम छिपा लेते और आधी हम नहीं छिपाते। उस रहस्य के बारे में बताया है। आगे देखो, रघुवीर साय समकालीन हिंदी कविता के, देखो ये कुछ पंक्तियां हैं जो आपको अंडरलाइन कर लेनी है। समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा है। किस काल के आता है तो कहाँ लिखोगे आप? आधुनिक काल या प्रगतिवाद, जो भी आप लिखोगे। किस सप्तक के कवि हैं? क्वेश्चन पूछा जाए किस सप्तक के कवि हैं तो दूसरे सप्तक के कवि हैं। समकालीन आधुनिक काल के अंतर्गत ही आता है। इस शब्द को और उस शब्द से कंफ्यूज नहीं होना आपको। समकालीन भी लिखा आ सकता है। ओके, आगे देखिए। सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलोस भाषा में उन्होंने कविता लिखी। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर उन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। हत्या, लूटपाट और आगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार और छल छदम उनकी कविता में उतर कर खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज रपटे नहीं रह जाते। आत्म अन्वेषण स्वयं का, ठीक है, स्वयं का, स्वयं के बारे में खोज करना, ठीक है, स्वयं के बारे में जानना माध्यम बन जाते हैं। यह ठीक है कि पेशे से वे पत्रकार थे। क्या थे? पत्रकार। उनकी दो पत्रिकाओं के नाम आए थे। कौन कौन से नाम आए थे? कल्पना और दिनमान। कल्पना और दिनमान दो पत्रिकाओं के नाम आए जिनसे वो जुड़े हुए थे। उनके साथ अज्ञे भी थे। अज्ञे ने तार सप्तक का प्रारंभ किया था। दूसरे सप्तक में रघुवीर साय का नाम अंकित है, जिनका सन था 1951। ठीक है, याद रखना तार सप्तक। और उनकी काव्य संग्रह जो बहुत फेमस है, उन तीनों को आप याद करोगे ही करोगे। सीढ़ियों पे धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, तीनों। ठीक है, आगे। सिर्फ पत्रकार ही नहीं, सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। कविता को उन्होंने एक कहानीपन और एक नाटकीय वैभव दिया है। जातीय या वैदिक स्मृतियाँ उनके यहाँ नहीं के बराबर है, इसलिए उनके दोनों पांव वर्तमान में ही गड़े हैं। इसलिए तो आधुनिक काल आया था। आधुनिक काल आने का मतलब क्या है? वर्तमान से जुड़ना। आज के दौर के कवि, आज के दौर के कवि, बावजूद इनके मार्मिक उजास और व्यंग भुजी खुरदरी मुस्कानों से उनकी कविता पटी पड़ी है। छंदानुशासन, कल भी समझाया था शायद। छंद, छंद जो व्याकरण की गिनती है, छंद के अनुशासन के लिहाज से भी वे अनुपम है। पर ज्यादातर बातचीत की सहज शैली, एक पॉइंट यहाँ पे आपकी व्याख्या के लिए निकलता है। भाषा कैसी थी? सहज शैली, सहज रूप से जो समझ आ जाए। ठीक है, व्याख्या में जो पॉइंट्स आते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। उन्होंने लिखा और बखूबी लिखा है। देखो, जब आप व्याख्या करोगे तो यहाँ से 4 पॉइंट निकाल सकते हो। कैसे? रघुवीर साय एक पत्रकारिता संपादक भी थे, पत्रिका का संचालन भी किया है, कवि भी रहे हैं। उनके काव्य में नाटकीयता भी है, यानी नाटक के अनुरूप भी है, और वर्तमान यानी वर्तमान में जुड़े भी हैं, इसलिए आधुनिक कवि भी हैं, प्रगतिवादी कवि भी है, दूसरे सप्तक के कवि है। कितने पॉइंट्स बनते हैं ये व्याख्या के लिए, विशेष के लिए? तो विशेष में अगर हमें व्याकरण की टिप्पणी याद नहीं आ रही है तो क्या लिखोगे? कवि के पॉइंट्स लिख सकते हो। ठीक है, वहां आप 4 पॉइंट्स और आराम से बना सकते हो। पहले तो यहीं से आ जाएगी, सहज शैली का प्रयोग किया है। ठीक है, दूसरा समकालीन रचनाओं में भी हैं, प्रगतिवादी कवि भी हैं, आधुनिक काल से संबंध है, दूसरे सप्तक से संबंधित है। यानी 4-5 पॉइंट्स तो आपके विशेष में यहाँ से ही बन जाएंगे। आगे देखिए,
देखो बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को भी उन्होंने देखा। रघुवीर शाह की कविताओं की दूसरी विशेषता है, एक और विशेषता आपके साथ आती है इसके अंदर। देखो कवि ने कविता के अंतर्गत सबसे ज्यादा नीत उसमें विडंबना त्रासदी यानी दुख की जो कहानियां हैं रघुवीर शाह की कविताओं में विशेष रूप से हैं, खासकर। ठीक है, अंडरलाइन कर लेना, जब कभी परिचय लिखूं तब काम आएंगे आपके। ठीक है, छोटे या लघु की महत्ता का स्वीकार वे महज बड़े कहे जाने वाले विषयों या समस्याओं पर ही दृष्टि नहीं डालते, बल्कि जिनको समाज में हाशिए पर रखा जाता है, यानी किनारे पर, हाशिए मतलब हटाकर या किनारे पर, उनके अनुभवों को भी अपनी रचनाओं का क्या बनाया है, विषय बनाया है। रघुवीर जी ने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत और सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान खींचा है। रामदास नाम की उनकी कविता आधुनिक हिंदी की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, रचनाएं तो आई इनकी अलग जो काव्य संग्रह थे, अगर गलती से ये रामदास अचानक से दे दिया जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होना, इन्हीं के द्वारा लिखित कविता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। बोर्ड के पैटर्न में आपके जो परिचय दे रहा है या चैप्टर जो आते हैं उनके अंदर से जो क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं, यानी रामदास नाम दे दिया जाएगा, आधुनिक कवि की किसकी रचना है, क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकते हैं, या आधुनिक हिंदी काव्य में रघुवीर शाह द्वारा उनकी किसी कविता का नाम, तो क्या आएगा, रामदास। लाइट हाईलाइट कर लेना, उस चीज को याद कर लेना है आपको। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं 101%। ठीक है, क्योंकि ये जो चैप्टर्स होते हैं जो काव्य संग्रह वो तो सबको ऊपर से ही दिख रहे हैं, लेकिन वन लाइनर या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ऐसे परिचय में से बने जाते हैं, जैसे दो पत्रिकाओं के नाम। ठीक है, याद रखना, साथ याद भी हो जाएगा, दिनमान और कल्पना। दूसरा उनकी रामदास कविता का नाम क्या है, कविता है। दूसरी कल्पना याद हो जाना चाहिए आपको, और एक है दिनमान जो क्या है, पत्रिका। कंफर्म, ये आपको भूलना नहीं है यहाँ पे, है ना। और आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, अत्यंत साधारण और अनायासी इसमें रूपक अलंकार प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबना को पकड़ने की जो कला रघुवीर शाह की कविताओं में मिलती है उसका प्रतिनिधि उदाहरण है यहाँ प्रस्तुत कविता। जो हमारे मेन इस चैप्टर की खास लाइनें हैं वो ये है, यहाँ प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज जो लोग भूल गए। आपकी व्याख्या जब आप करोगे तो क्या लिखोगे, प्रस्तुत काव्य संग्रह हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह के रघुवीर शाह द्वारा रचित बंद कैमरे में बंद अपाहिज चैप्टर के लोग भूल गए काव्य संग्रह से लिया गया है। किससे लिया गया है, लोग भूल गए काव्य संग्रह से लिया गया है। अगर इस चैप्टर का नाम देख के काव्य संग्रह पूछ लिया जाए किस काव्य संग्रह में है ये, तो ये याद रखना है आपको, लोग भूल गए, ये आपको व्याख्या में इंक्लूड करना ही करना है। व्याख्या के अंतर्गत ये पॉइंट आएगा, ध्यान रखना इस चीज को, किस काव्य संग्रह से इसको लिया गया है। मेन चीज अंडरलाइन कर लेना इस पर, संग्रह से ली गई है। शारीरिक चुनौतियों को झेलते हुए व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उसमें कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और
दूसरे को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि आप जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं, तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनहीन हो जाता है। ठीक है। सहाय जी कि यह कविता टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती हुई जरूरी है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि उसे सिर्फ टेलीविजन माध्यम से जोड़कर ही देखा जाए। ठीक है। अपनी व्यंजना में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है। इस कविता की शारीरिक चुनौतियां झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करके पाठ के रूप में जो देखा जा सकता है, उसके लिए कवि ने दुर्संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है। ये वह दिखलाता है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। हिंसक। देखो, इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत अपाहिज शब्द से आपको समझ में आ रहा होगा विकलांग। ठीक है। हम मानसिक स्थिति से भी कभी कभी विकलांगता में आ जाते हैं। एक इंसान अपने दुख से पीड़ित है। ठीक है। एक इंसान अपने दुख से पीड़ित है और आप उसका इंटरव्यू लेने लग जाओ। क्या पूछोगे? क्या पूछोगे आप उससे? कैसा फील करते हो? ये कोई क्वेश्चन है? अपाहिज होना कोई अच्छी बात है क्या? उससे क्या पीड़ा पूछोगे? उसका पीड़ा तो बढ़ जाएगा ना आपके इस क्वेश्चन से। आप तो टीआरपी के लिए कुछ भी करोगे। टीआरपी तो बढ़ा रहे हो अपने, और क्या बढ़ा रहे हो? आपका चैनल ज्यादा दिखेगा, लेकिन उसका दुख तो बढ़ जाएगा जिससे आप इंटरव्यू लेना चाहते हो। यानी जो अपाहिज है उससे यही क्वेश्चन पूछो कि आपको कैसा लग रहा है, क्या जवाब देगा वो आपको? कुछ भी नहीं। उसकी पीड़ा तो बढ़ गई। इसलिए इस चैप्टर के अंतर्गत यही दिखाया गया है कि किस तरह से हम मतलब दिखा तो संवेदनशीलता रहे, लेकिन जब उसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन कर लेते तो वो क्या बन जाता है? क्रूर बन जाता है। यानी उसके लिए तो क्या हो जाएगा? ये असहनीय हो जाएगा। उससे हम ये पूछेंगे आप कब से अपाहिज हो? हम ये पूछेंगे क्या आप कब से अपाहिज हो? आपको कैसा फील होता है? आप क्या क्या कर पाते हो? आपको यहाँ आके आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हो? ये कोई कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, क्योंकि इससे क्या है, आपकी टीआरपी बढ़ेगी, लेकिन उसकी क्या बढ़ेगी? पीड़ा बढ़ेगी। उसका क्या बढ़ेगा? दुख बढ़ेगा। हम उसको हाईलाइट कर देंगे और उल्टा उसको क्या हो जाएगा? असह्य हो जाएगा। वो तो बता भी नहीं पाएगा अपने दुख को। तो पीड़ित को और ज्यादा पीड़ित कर देना क्या हो गया? कैमरा का। यानी आप तो चैनल के लिए सब कुछ करोगे, लेकिन उसका दुख तो बढ़ जाएगा। तो उसी के बारे में इस पूरे चैप्टर में बताया गया है कि किस तरह लोग नॉर्मल बात को ही बड़ा चढ़ाकर इतना कर देते हैं कि जो इंटरव्यू देने आया है उसको लगता नहीं है कि वो इंटरव्यू देने आया है। उल्टा ये लग रहा है कि यार उसकी तो पीड़ा, बेइज्जती भी हो रही है, उसकी पीड़ा दिन पे दिन बढ़ रही है। या सामने बैठा है और आप अजीब क्वेश्चन कर रहे हो, और ना वो तो हाँ कर पा रहा है और ना कर पा रहा है। वो स्थिति इस चैप्टर के अंतर्गत आई है। आपको परिचय समझ में आया? इस परिचय को अच्छे से देखना है आपको। इसमें कुछ वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, 8-10 क्वेश्चन इसके अंदर से बनते हैं। ठीक है। पहला तो बनता है आपका कालखंड से। किससे बनता है? कालखंड से। दूसरा बनता है तार सप्तक, जो इसमें लिखा हुआ है। तीसरा बनता है उनकी डेट ऑफ बर्थ, कहाँ से और कब हुई है। चौथा क्वेश्चन बनता है उनके काव्य संग्रह। पांचवा क्वेश्चन बनता है किस काव्य संग्रह से व्याख्या ली गई है। याद रखना, पांचवा क्वेश्चन बनता है किस काव्य संग्रह से व्याख्या ली गई है। ओके। छठवां क्वेश्चन बनता है कि उनके द्वारा एक फेमस रचना, जो कविता थी रामदास, रामदास उनकी फेमस रचना है, उससे क्वेश्चन बनता है। यानी 8-10 क्वेश्चन इनकी भूमिका से ही बन जाएगा। तो आपको याद रखना है ये चीजें। ठीक है। आया आपको समझ में? आगे व्याख्या बाद में करते हैं। थैंक यू।